हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं मकतूब हिंदी। मैं हूं कासिम। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली की, जो आज अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इस बहस को और ज्यादा तेज कर दिया है कि हम विकास के नाम पर अपनी प्राकृतिक ढाल खोने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं भंवर मेघवंशी जी, जिन्होंने अरावली को कागजों में नहीं, जमीन पर जाकर भी समझा है और उस पर एक पूरी किताब लिखी है। किताब का नाम है पथिक में अरावली का। आप इसे अमेजन से खरीद भी सकते हैं। स्वागत है भंवर जी आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि अरावली आज किस मोड़ पर खड़ी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? क्या कुछ बदलने वाला है और क्यों इसे आप खतरे की तौर पर देख रहे हैं, या नहीं भी देख रहे हैं तो वो भी आप बताएं। बहुत धन्यवाद कासिम साहब। अ, ये जो 20 नवंबर का फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, उसके बाद जिस तरीके से लोगों में एक आक्रोश आप देख रहे हैं, और वो बेवजह नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि अरावली पहले ही कई सारे संकटों से जूझ रहा है। आप अगर देखेंगे तो बरसों से अरावली के पहाड़ों को काट करके होटल रिजोर्ट बनाए जाते रहे हैं। जितनी नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, वहां पर लेक व्यू के नाम पर इतने बड़े रिजोर्ट उगाए हैं। लेकिन और इलीगल माइनिंग तो हो ही रही है, लीगल माइनिंग भी होती रही है। लेकिन अब जो ये कहा गया कि 100 मीटर मानक है अरावली के ऊंचाई के, और हम्म। 100 मीटर से ऊंचा जो पहाड़ होगा वो अरावली माना जाएगा, उस अरावली का हिस्सा माना जाएगा। और 100 मीटर से नीचे वाले जो हैं वो अरावली नहीं माने नहीं माना जाएंगे। जाएगा। तो आप अगर इस परिभाषा से अरावली को देखते हैं, तो 90% अरावली राजस्थान में जो हैं, वो हम्म। 90% इस इस परिभाषा में नहीं आती है। ये उससे बाहर चली जाती है। केवल 8 से 10% पहाड़ियां जो हैं वो 100 मीटर से ऊपर वाली पहाड़ियां हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब ये खतरा उत्पन्न हो गया है कि जो अभी गैर कानूनी तरीके से, अवैध रूप से, ढके छुपे तरीके से, डरे हुए तरीके से माइनिंग चल रहा है, इसके बाद बाकायदा लोग लीज लेकर के पूरी दादागिरी के साथ माइनिंग माइनिंग करेंगे। करेंगे। हम्म। और इन सौ ये जो 100 मीटर जो आप मानक लगा रहे हैं, ये खाली पड़ी हुई पहाड़ियां नहीं हैं। इनमें गांव बसे हुए हैं, इनमें पशु चरते हैं, इसमें कई प्रकार की वनस्पति मौजूद हैं, बीज हैं, लोगों के खेत हैं, जल की संरचनाएं हैं। आप ऐसे कैसे किसी सारी चीज को, आप केवल एक पहाड़ के रूप में अरावली को नहीं देख देख सकते हैं। हम्म। हमारी सिंधु अरावली की पूरी संस्कृति है। हम्म। और इस संस्कृति को, ये जो हमारी पर्वत संस्कृति है, इसको आप केवल पहाड़ देख रहे हैं और उसके नीचे के मिनरल्स को देख रहे हैं, और उसको निकाल लेना चाहते हैं विकास के नाम पर। मुझे लगता है कि करोड़ों लोगों का विनाश करके, और ये केवल अरावली के भीतर रहने वाले लोग ही इससे प्रभावित होंगे ऐसा नहीं है। कल को जब ये पहाड़ खत्म कर देंगे आप, तो जो मरुस्थलीकरण होगा, जो रेगिस्तान आगे बढ़ेगा, जो गर्म लू की हवाएं थपेड़े आएंगे, उसको आप कैसे रोकेंगे? और जो वाटर रिचार्ज होकर के मीठा पानी मिलता है हम सबको, वो मीठे पानी को आप खत्म कर देंगे। इतना ही नहीं, बल्कि जब भी आप किसी पहाड़ को डिस्टर्ब करते हैं, आप हिमालय में देख रहे हैं ना, आपने विकास के नाम पर बड़ी बड़ी सड़क परियोजनाएं बनाई और वहां पर जो सुरंगें बनाई, टनल्स बनाए, उससे जो डिस्टर्ब हुआ वहां पर हिमालय, क्योंकि आप ये सब बर्फबारी। बनाने के लिए मशीनें चलाते हैं वहां पर, और वो मशीनें ब्लास्ट करते हैं, सारी चीजें करते हैं, और उसे हिल जाता है सब कुछ, उसका पूरा इकोसिस्टम जो है। और उसके बाद अब एवलांच आ रहे हैं, पूरे के पूरे बस्तियां खत्म हो रही है, और अब आप फिर कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है, प्रकृति प्राकृतिक आपदा है। आपदा मानव निर्मित है। हम पहले डिस्टर्ब कर रहे हैं पहाड़ों को, और वही किया जाने वाला है अरावली के साथ। क्योंकि माइनिंग केवल माइनिंग नहीं होता है, वो कोई कुदाल और फावड़ा लेकर के माइनिंग नहीं करते हैं ना।
माइनिंग में तो किस तरह का चीजें इस्तेमाल होती है। और जब आप एक पहाड़ के गर्भ में खोद करके उसमें ब्लास्ट करते हैं, तो जो लाखों अरबों साल से जमा हुआ है वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। और उसका हिलना आने वाले दिनों के लिए कितनी बड़ी आपदा निर्मित करेगा। और ये विकास किसके काम आने आने वाला है। आप यहां से निकाल करके जो मिनरल्स हैं उसको ज्यादातर को तो आप बाहर विदेशों में बेच देने वाले हैं धन के लालच में। तो वो किसी रूप में काम में नहीं आ रहा है। तो यहाँ की पूरी वनस्पति, जीव जंतु, यहाँ के बीज, जल, जंगल, जमीन और जनजीवन, सब कुछ इससे अस्त व्यस्त होने वाला है। इसलिए इसको एक जो खतरा दिख रहा है, उसकी वजह से लोग पैनिक है। बहुत बहुत आम भाषा में मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, आपने जिक्र किया भी अपनी बातचीत अपनी शुरुआत में। मैं ये समझना चाहूँगा कि एक आम इंसान का जीवन, जो आप तो गए भी हैं उन इलाकों में, आपने पूरी किताब लिखी, मैंने उसमें ये देखा कि आपने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं कि आप किस तरह से उन इलाकों में गए, और बहुत इंटरेस्टिंग है वो पढ़ना। और राजस्थान से आने वाले लोग, उनके लिए अरावली बहुत महत्वपूर्ण है। एक आम इंसान का जीवन इससे किस तरह से जुड़ा हुआ है और वो किस तरह से इससे चिमटा हुआ है, उनको इससे अलग करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो आप कैसे समझते हैं इसको कि एक आम इंसान का जीवन कैसे जुड़ा हुआ है अरावली से? देखिए, अरावली में जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर पशुपालन अ, और वन से जो आने वाली उपज है उस पे जिंदा रहने वाले लोग हैं। आप अगर आदिवासी क्षेत्र में जाएंगे, सिरोही से लगा करके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, कुंभलगढ़, राजसमंद वाला इलाका, जहां बड़ी संख्या में लगभग इनमें से कुछ इलाकों में 75% ट्राइबल लोग रहते हैं। उनका जीवन पहाड़ों के साथ जुड़ा हुआ है। अ, वन वनोत्पादों के साथ जुड़ा हुआ है। वो पहाड़ों के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं करते हैं। तो ये सब लोग प्रभावित होंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कई सारे समुदाय हैं जो पशु पालन करते हैं, और वो घर से निकलते हैं और सामने पहाड़ है, वो जंगल है, वहां की हरी घास है, वहां के पानी के चश्मे हैं जहां पर उनके जानवर पानी पीते हैं। तो उनका तो पूरा जीवन बदल जाता है इससे। अगर वो सब नहीं है तो वो पशुपालन के अलावा कुछ नहीं जानते। या हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनका जीवन उसी से पूरा टिका हुआ है। तो ये केवल एक दो कम्युनिटी की बात नहीं है। इस पूरे क्षेत्र में रहने वाले जितने भी समुदाय हैं उन सारे समुदायों की जीवन जो है उससे जुड़ा हुआ है। और ये केवल जीवन यापन की बात नहीं है, एक पूरा कल्चर होता है। लोगों का खान पान वैसा होता है। लोग उस तरह की हवाओं में जीने के आदी होते हैं। आप सोचिए कि डेंस अरावली के इंसान को आप दिल्ली की पोल्यूटेड दिल्ली में ला करके अगर रखेंगे, वो कितने दिन जी पाएगा। तो वो उनका जो पूरा जीवन है, जिस जिस साफ पानी के साथ वो जिए हैं, जिस साफ हवा के साथ जिए हैं, जिस ग्रीनरी के साथ उनका जीवन है, वो तो शायद देख भी नहीं वो तो एक साल भी नहीं जी पाएंगे कि ये कौन सा जीवन है जिसमें हम रह रहे हैं। तो ये भी है। और दूसरा ये है कि न केवल जीवन की बात है, बल्कि लोगों का पूरा जो बिलीफ सिस्टम है और तौर तरीके हैं, उनकी जो संस्कृति है, यहाँ होने वाले जो गैर नृत्य हैं, यहाँ होने वाला जो गौरी नृत्य है आदिवासियों का, इस इलाके में जो धर्मस्थल हैं, आप सोचिए कि इसी इलाके में वैष्णव संप्रदाय का सबसे बड़ी जगह नाथद्वारा आता है, जहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है। इसी इलाके में रणकपुर और देलवाड़ा के बहुत प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं। कुंभलगढ़ के किले में तो 300 जैन मंदिर है। और फिर आप और आगे आएंगे तो अ, ब्रिज जो वृंदावन है और गोवर्धन पर्वत है, वो भी अरावली का ही हिस्सा है। फिर हमारे मेव इलाकों में आइए, अजमेर में जाइए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और जो ब्रह्मा मंदिर है पुष्कर सरोवर का, वो सब। तो न केवल ये खान पान की बात है या रहन सहन की बात है या पशुपालन की बात है, लोगों के
धार्मिक विश्वासों की भी बात है, वो उससे जुड़ा हुआ मसला भी है। और इसमें जैन संस्कृति भी है, श्रमण की पूरी संस्कृति है, वैदिक संस्कृति भी है। हमारे मेवात के जो इलाके हैं, काठात और चीता, ये पूरा जो इनका इलाका है, तो एक बहुत सुंदर सी संस्कृति है। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि आपकी गंगा जमुनी संस्कृति, पता नहीं वो तहजीब ने काम किया या नहीं किया, वो मुझे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नारा लगता है। लेकिन हमारी सिंधु अरावली की जो संस्कृति है, उसने सदियों से एक साथ रहना सीखा है। क्योंकि सर्वा सबसे पहले इस्लाम का जो आगमन हुआ, और दोनों संस्कृतियों का जो मिलन है, वो इसी इलाके का मिलन है। तो आप कई सारे कम्युनिटियों को देखते हैं कि दोनों तरह के रिचुअल्स वो करते हैं, ये वाला भी मानते हैं, वो वाला भी मानते हैं, और सदियों से एक साथ रह रहे हैं। तो वो पूरा एक एक मैं इसको एक लघु भारत के रूप में देखता हूँ, अरावली का जो पूरा इलाका है। और वैसे भी 800 किलोमीटर की एक पर्वत श्रृंखला, जो ईडर गुजरात से शुरू होकर के रायसीना हिल तक आती है, दिल्ली तक, और गुजरात को, राजस्थान को, और हरियाणा और दिल्ली को, चार राज्यों को जोड़ती है। तो वो अपने आप में एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रिज है, हम सबको मिलाने का एक सेतु के रूप में भी है, सांस्कृतिक रूप से भी। और आप ये भी देखेंगे कि ऐतिहासिक रूप से भी कितना महत्वपूर्ण है। इसी अरावली में बहुत बड़े आदिवासी विद्रोह हुए, मानगढ़ का जो आदिवासी जो पूरा क्रांति हुई, या आप सिरोही में लीलूडी बरली का, भूला बालोरिया बालोरिया का जो पूरा एक ही आंदोलन के दरमियान जो हुआ, उसमें जलियांवाला बाग कांड से ज्यादा लोग वहां पर मारे गए उस समय में। तो फिर आप आगे आएंगे तो पूरी हल्दी घाटी है, वो हल्दी घाटी जिसमें अकबर की तरफ से मानसिंह लड़ रहे थे, और महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम का सूर लड़ रहे थे। और वो आज भी लोग जाकर के उस माटी को चूमते हैं। लेकिन वो सारी चीजें जिसके गौरव गान सरकारें करती है, और बातें करते हैं बड़ी बड़ी, मातृभूमि की बातें करते हैं, और उस भूमि का जर्रा जर्रा बेच देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये किस तरह का दोगलापन है। तो आप न केवल एक पहाड़ मिटा रहे हैं, बल्कि सभ्यता मिटा रहे हैं, संस्कृति मिटा रहे हैं, हमारा जीवन मिटा रहे हैं। आपने बड़ी खूबसूरत अंदाज में ये बताया कि कैसे कल्चरली अरावली के इर्द गिर्द रहने वाले लोग अरावली से जुड़े हुए हैं, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो इसे छोड़ें या इसे मिटता हुआ देखें, या अपने सामने जहाँ अरावली खड़ी है चटियल मैदान देखें। वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे। 100 मीटर की जो परिभाषा है, आप कैसा कैसे देखते हैं उसको जमीन पे खड़े होकर, डेटा के हिसाब से, या कितना कुछ जानने वाला है, आपको क्या लगता है? देखिए, किसी भी पहाड़ को नापने का क्या तरीका है आपके पास? कहाँ से शुरू हो रहा है? आप उसको नीचे से नापना शुरू करेंगे क्या? जमीन, मतलब पहाड़ जितना ऊपर है उससे कहीं गुना नीचे है। हम्म। और आप जमीन से जब पहाड़ को नापते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई 50 मीटर, 75 मीटर ऐसे बनी बनी ऐसे पहाड़ियां हैं। दरअसल पहाड़ियां एक दूसरे से जुड़ी है, और एक पहाड़ी के ऊपर दूसरी पहाड़ी, दूसरी पे तीसरी पहाड़ी, ऐसे हैं। तो 60 मीटर के बाद एक दूसरी पहाड़ी शुरू हो जाती है उसी पहाड़ी पर, जो कि और 50 मीटर जाती है, उसके पास एक और है जो 100 मीटर जाती है। तो लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक एक पहाड़ी है देन फिर दूसरी पहाड़ी है। ये तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ मसला है। तो पहाड़ को, और आप इंची टेप लेकर के और केवल उसकी ऊंचाई नापेंगे, तो मुझे लगता है कि वो पहाड़ के साथ न्याय नहीं हो सकता है। और ये बहुत संकीर्ण परिभाषा है किसी भी पर्वत को मानक परिभाषा देने देने के रूप में। लेकिन खतरनाक बात यह है कि विभिन्न राज्यों के वन विभाग, पर्यावरण मंत्रालय, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एफएसआई, इन सब की संयुक्त समिति ने ये सिफारिश की। और आप अगर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जो एमिकस क्यूरी के परमेश्वरन थे, उन्होंने खुद ने आपत्ति जताई इस पे कि ये बहुत बड़ा खतरा पैदा करेगी, लेकिन उनको नहीं सुना गया। और जो कहा गया, पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण मंत्री अभी बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि इससे कोई खतरा नहीं
होने वाला है, कहीं कोई इलीगल माइनिंग नहीं हो रहा है, हम 1 इंच जगह पे इलीगल माइनिंग नहीं होने देंगे, और ये तो इतना कम, 0.25% भी इससे प्रभावित नहीं होने जा रहा है। कितना बड़ा झूठ है। मतलब ये आंकड़ों की जो बाजीगिरी है, ये क्या है, मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं? और जब आप ये कहते हैं कि इलीगल माइनिंग नहीं हो रहा है, आपको लगता है नहीं हो रहा है? कितना अवैध खनन हो रहा है, कितना रेती और खनन माफिया जिस तरीके से पूरे अरावली को बर्बाद कर रहा है। और रोज आप देख सकते हैं कोटपुतली, नीमका थाना, इन तमाम इलाकों में जाके, गुड़गांव और सारे इलाकों में, कई जहां आरोप भी है। अरावली को पूरी तरीके से खो दिया है उन्होंने। कुछ नहीं बचा है वहां पे अरावली, केवल अब कागज में वहां अरावली है। ये सब आ- देखते हुए भी ये कहना कि नहीं, 1 इंच भी हम नहीं होने देंगे, इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कोई मजाक नहीं हो सकता है। तो हमारे मंत्री महोदय बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि ये लड़ाई आज के लिए नहीं लड़ी जा रही है, ये लड़ाई आने वाले कल के लिए लड़ी जा रही है। जब आज इस पे प्रतिबंध होने के बावजूद इतना इलीगल माइनिंग हो रहा है, कल आप उसको लीगलाइज कर देंगे तो लोग क्या बचाएंगे? मैं सोचता हूं कि कुछ नहीं बचाएंगे। और कोई नहीं नापने वाला है कि ये 100 फीट वाला है कि 120 फीट वाला है, सब कुछ। जब इंसान का ये लालच धन का बढ़ता है, तो उसको फिर कुछ नजर नहीं आता है। तो वो पेड़ काटेगा और ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदेगा। तो मैं सोचता हूं कि हम क्यों कर रहे हैं ये, विकास के नाम पर विनाश करने पे क्यों तुले हुए हैं, और इसके जो खतरे हैं उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? आखिरी दो सवाल मेरे बचे हुए हैं। आप घूमे ऐसी जगहों पे जहाँ पर अरावली है, क्या आपके पास ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहाँ पर अरावली है तो पानी है, नहीं है तो सूखा है? इस तरह के कुछ उदाहरण हैं, क्योंकि लोग बात कर रहे हैं इस बारे में। देखिए, अरावली में, जब आप अरावली में सबसे ऊंची इलाके में जाते हैं, माउंट आबू वाले इलाके में, गुरु शिखर वगैरह जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, तो इतनी ऊंचाई पर आप झीलों को भरा हुआ देखते हैं, आप पानी के झरने देखते हैं, आप बहती हुई नदियां देखते हैं और तालाब देखते हैं। और इतनी ऊंचाई पर जगह जगह पर, न केवल माउंट आबू की बात है, और भी इलाके, माउंट आबू हो चाहे कोटड़ा वाला इलाका हो, गोगुंदा वाला, फलासिया, झाड़ोल वाला इलाका हो, बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला, प्रतापगढ़ वाला इलाका, या उदयपुर कुंभलगढ़ वाला रावली अभयारण्य वाला इलाका हो, इन तमाम इलाकों में आप कहीं पानी की कमी का कोई प्रश्न नहीं पाते हैं। सब जगह पर भरपूर पानी है, अच्छी खेती वहां पर है। लेकिन जैसे ही आप अरावली को समाप्त होने की आगे बढ़ते जाते हैं, और पानी की कमी, वो चाहे पेयजल के पानी की कमी हो या सिंचाई के पानी की कमी हो, उन उनसे आप जूझते हैं और वो दिखाई देता है। तो पूरे जहां डेंस अरावली है, वहां पर तो सबसे बेहतरीन वाला पीने का पानी भी है, और बाकी चीजों के लिए, आपके एग्रीकल्चर के लिए भी पानी है। वहां पानी का कोई कमी नहीं आ रहा है। कमी लोगों ने पैदा की है, जहां पर आपने बहुत सारे होटल्स बना दिए। अगर आपने एक छोटे से जगह में, एक ब्लॉक लेवल की जगह में आपने 200 होटल खड़े कर दिए हैं, और वहां लाखों लोगों को ला करके आप रुकवा रहे हैं, तो वहां तो फिर पानी की कमी आएगी। क्योंकि पानी तो उतना ही होगा ना जितना वहाँ के लोग, वहाँ के जंगली जानवर और वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, उसके लिए पानी है। आप लाखों लोग कहीं भी ले जाइए, लाखों लोग आप सबसे रोज बहने वाली सदा नीरा नदियों पे भी आप लाखों लोगों को ले जाएंगे, तो वहाँ भी पानी का तो मसला खड़ा हो ही सकता है। तो जहाँ जहाँ अरावली है और सघन अरावली है, वहाँ पर पानी की, चारे की, और भी जो खाद्य पदार्थ हैं, उनकी कमी नहीं है। कमी है जहां पर अरावली को लोगों ने खोद दिया, खा गए हैं। वहां पर अब 1000 फीट और 1500 फीट में भी पानी नहीं आ रहा है। आप बोरवेल कर रहे हैं, और उस बोरवेल में जो पानी निकल रहा है, उसमें नाइट्रेट की, फ्लोराइड की इतनी भयंकर मात्रा है कि उससे कैंसर और पता नहीं कितनी तरह की हड्डियों की और तमाम बीमारियां से हम जूझ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हमें क्यों करना है। हम क्यों, जो हमें इजीली अवेलेबल है,
उसको नष्ट क्यों करना है? और इसीलिए देखिए, लोगों को ये मुद्दा जो अपील कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है कि क्योंकि उनको लग रहा है कि ये आने वाले समय के लिए हमारे अस्तित्व पर संकट आने वाला है इससे। एक सवाल मेरा ये है कि जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, आदिवासी हो या ऐसे इलाकों से आने वाले लोग हो, आपको क्या लगता है, क्या उन तक ये बात पहुंच गई है कि आपका अरावली खतरे में है? और अगर पहुंच गई है तो आप वो लोग किस तरह से इससे लड़ने के लिए तैयार है? मुझे लगता है कि ये बात तो आम लोगों तक, गांव गांव तक, घर घर तक लोगों के बीच पहुंची है। आदिवासी इलाकों में भी लोग खड़े हो रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं। आज ही आप अगर देखेंगे तो जोधपुर से लगा करके उदयपुर और तमाम जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं, और लोग सड़क पे उतरे हैं। पुलिस के साथ कई जगहों पे संघर्ष की स्थिति भी बनी है। आने वाले दिनों में बहुत बड़े मोबिलाइजेशन होने वाले हैं जगह जगह पर, और लोग वाकई उतरेंगे, सड़कों पे ही नहीं बल्कि अपने अपने इलाकों में एकदम सब चीजों को जाम कर देने वाले हैं। और ये पॉलिटिकल लोग हों चाहे और लोग हों, उनको इस पर पुनर्विचार करना ही पड़ेगा। आप देखेंगे कि जिस पार्टी के मंत्री महोदय अपने इस फैसले को बचाने में लगे हुए हैं, उन्हीं की पार्टी के कई सारे एमएलए और नेता भी कह रहे हैं कि पुनर्विचार कीजिए, रिव्यू पिटिशन दाखिल कीजिए। क्योंकि वो समझ रहे हैं कि लोगों के अंदर अभी उबल रहा है, और ये उबाल अभी बाहर आएगा। अभी तो आपको सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है, कुछ अभी केवल धरना प्रदर्शन ज्ञापन तक नजर आ रहा है, लेकिन अभी देखते रहिए कि आने वाले दिनों में लोग अपने अपने इलाके की एक तरीके से उसमें किसी का भी घुसना बंद करने वाले हैं। लोग पहाड़ों को रक्षा सूत्र बांधने वाले हैं। लोग वहां पर इस तरह की कुछ चीजें करने जा रहे हैं जिससे जन लोगों का और पहाड़ का जो आपसी रिश्ता है वो आपको नजर आएगा। बहुत इनोवेटिव तरीके से लोग सोच रहे हैं इन सारी चीजों को। और जितने भी लोग अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, चाहे गोचर भूमि को के लिए लड़ रहे थे, चाहे वो जंगल के जीव जंतुओं को बचाने के लिए लड़ रहे थे, या जंगल के लिए लड़ रहे थे, या जल के लिए लड़ रहे थे, ये तमाम लड़ाइयाँ एक होकर के आने वाली है। और लोगों ने इसको अपनी अस्मिता से जोड़ लिया है, अपनी पहचान से जोड़ लिया, अपनी जिंदगी से जोड़ लिया है। तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि संभवतया, और ये आप देख रहे होंगे और आप देखेंगे कि ये व्यक्ति, विचारधारा, दल, और जाति, धर्म, तमाम चीजों से आगे बढ़ करके एक चीज होने जा रही है। हम इतने बट गए हैं इन दिनों में, हर चीज में हम बटे हुए हैं, लेकिन एक चीज है रावली जो हमको एक कर रही है वापस, कि हम इसको बचाने के लिए कम से कम एक हों। और जब लोग संघर्षों में एक होते हैं तो वो एक होकर के रहना भी सीखते हैं। तो जो हमारे प्रियम्बल में कहा गया है, जो फ्रेटर्निटी की जो बात कही गई, बंधुत्व की जो बात कही, वो बंधुत्व का भाव या मैत्री भाव निर्मित होता है। और वो बहुत जरूरी है आज के इस दौर में, जब इतनी नफरत और इतना विभाजक सारी चीजें चल रही है। वैसे दौर में अरावली का जन आंदोलन का बनना हमारे देश के लिए, हमारे सबके लिए, हमारे समाज के लिए, और एक लोकतंत्र और संविधान सबके लिए एक बहुत ही अच्छी सकारात्मक पहल होगी। मैं तो उस तरह की उम्मीद भी इससे करता हूँ। हाँ, और हमेशा ये देखा गया है कि जंगल और जमीन की लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी गई है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भंवर जी। शुक्रिया शुक्रिया।